इससे पहले इसके ऑप्शन में जाने से पहले हम ये जानते हैं कि डॉपलर का प्रभाव होता क्या है। तो डॉपलर के प्रभाव में हमें दो चीजों की जरूरत होती है। एक होता है सोर्स यानी कि श्रोता, और एक होता है ऑब्जर्वर यानी कि देखने या सुनने वाला। तो डॉपलर का प्रभाव ये कहता है, डॉपलर इफेक्ट, कि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है, रिलेटिव मोशन ये कि एक रुका हो, दूसरा सोर्स रुका हो, ऑब्जर्वर चल रहा हो, या ऑब्जर्वर रुका हो और सोर्स चल रहा हो, या दोनों ही चल रहे हो, इनके रिलेटिव मोशन की वजह से ऑब्जर्वर को वेव्स की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस दिखता है या सुनाई देता है। वेव की फ्रीक्वेंसी मतलब उसकी आवृत्ति में एक फर्क दिखता है, यही डॉपलर का प्रभाव कहता है। तो डॉपलर का प्रभाव दोनों के लिए होता है, लाइट के लिए भी होता है, सोर्स के लिए भी होता है। जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाता है, यानी कि सुनने वाले की तरफ जाता है, तो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देती है। लेकिन जब सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाता है, तो यही फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देती है। अब बात करें अगर लाइट के डॉपलर इफेक्ट की, तो क्या होता है कि एक ये ऑब्जर्वर है और यहाँ से सोर्स है। जब सोर्स ऑब्जर्वर यानी कि लाइट ऑब्जर्वर से दूर जाएगी, तो ऑब्जर्वर को वो लाइट रेड कलर की दिखाई देगी, और अगर वही सोर्स ऑब्जर्वर के पास, वो लाइट ऑब्जर्वर के पास जाएगी, तो उसे ब्लू कलर की यानी कि नीले कलर की लाइट दिखाई देगी। सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच, सॉरी, फिर साउंड वेव और लाइट वेव के डॉपलर इफेक्ट में फर्क होता है। साउंड वेव के लिए रिलेटिव वेलोसिटी में चेंजिंग आती है अगर सोर्स वेलोसिटी एक्वायर करता है, यानी कि पाता है। लेकिन लाइट वेव के लिए लाइट की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, भले ही सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जितनी भी वेलोसिटी एक्वायर मतलब पा लें। और हमें पता है लाइट की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो ब्रह्मांड में किसी भी वेव या ऑब्जेक्ट से बहुत बहुत ज्यादा होती है। तो साउंड वेव के लिए डॉपलर इफेक्ट देखना आसान है, लेकिन लाइट वेव के लिए डॉपलर इफेक्ट का देखना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि डॉपलर का प्रभाव जुड़ा हुआ है साउंड से। आई होप आपके समझ में ये आया हो। अब बात करते हैं कि ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है। तो हम इसे ऑप्शन से समझते हैं। डेसिमल क्या होता है? डेसिमल होता है कि किसी भी नंबर को चेक करना कि वो फ्रैक्शन है या फिर रैशनल है या इरेशनल है, किसी भी नंबर का। पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन या फिर पार्ट्स प्रति मिलियन। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो किसी आयतन का वो माइक्रो पार्ट जो उसे 10 लाख हिस्सों में बांटने के बाद मिलता है। तो ये भी ध्वनि प्रदूषण की इकाई नहीं है। हर्ट्ज, हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी की यानी कि आवृत्ति की इकाई होती है। तो हमारे ध्वनि प्रदूषण की इकाई होती है डेसिबल। इसे लिखते इस तरह से, स्मॉल डी कैपिटल बी। ध्वनि प्रदूषण एक्चुअल में होता क्या है? गलत समय पे, यानी कि जिस समय उसकी जरूरत ना हो, अनवांटेड वॉइस, यानी कि जिस वॉइस की हमें जरूरत ही ना हो गलत समय पे, उसे कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में तापमान समान होता है, तो ऐसी कौन सी डिग्री है जो सेंटीग्रेड में भी वही हो और फ़ारेनहाइट में भी वही हो? तो हम लोगों ने एक अपना इक्वेशन, एक समीकरण पढ़ा था, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। C जहाँ पे सेंटीग्रेड है और F फ़ारेनहाइट है। फिर सवाल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि सवाल के हिसाब से C और F बराबर है, तो हम मान लेते हैं कि C F X के बराबर है। तो जहां जहां C और F है वहां वहां हम X पुट कर दें। क्या हो जाएगा? X/5 इज इक्वल टू X-32/9। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हमारा आएगा? 9X इज इक्वल टू 5X-32। इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं इस तरह से, आएगा 9X इज इक्वल टू 5X और 32 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 160। हमें x की वैल्यू निकालना है, तो इस 5x को इधर भेज देंगे, यहाँ प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 9x माइनस 5x इज इक्वल टू 160। 9 में से 5 गया, 4x इक्वल टू 160। देन x इज इक्वल टू 160 अपॉन 4। 4 4 16, यानी कि सॉरी माइनस यहाँ रहेगा,
-40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट इक्वल हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल पे हम अपने चलते हैं, तो क्या है, प्रकाश तरंगों की लंबाई मापने की इकाई क्या है? तो हम इसे ऑप्शन से देखते हैं। पहले लास्ट देखते हैं, कैरेट। कैरेट किसकी यूनिट होती है? मास की, मतलब द्रव्यमान की। नॉट होती है गति की। बैरल जो होती है, ये 42 यूएस गैलन के मानक आयल बैरल का प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में कच्चे तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादकों के मापन के रूप में किया जाता है। यानी कि यूएस में पेट्रोलियम, ऑयल, ये सब की जो मेजरमेंट करने के लिए हम बैरल का यूज करते हैं। तो एंगस्ट्रॉम हमारा सही आंसर है। हमारा अगला सवाल है कि एक आवर्धक कांच में एक साधारण शामिल होता है। तो पहले तो हम जानते हैं आवर्धक कांच क्या होता है। आवर्धक कांच का इस्तेमाल, जिसको हम इंग्लिश में मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, हम यूज करते हैं कोई छोटी से छोटी चीज को बड़ा देखने के लिए। तो अगर हमें किसी छोटी सी चीज को देखना होता है तो वहां हम बड़ा देखना होता है, तो हमें आवर्धक कांच की जरूरत पड़ती है। आवर्धक कांच में हम लोग लेंस का यूज करते हैं। अब यहाँ लेंस की दो ही ऑप्शन है, एक है कॉन्वेक्स लेंस, एक है कॉनकेव लेंस, यानी कि एक है उत्तल लेंस, एक है अवतल लेंस। तो हम लोग जानते हैं कि जो अवतल लेंस होता है, ये क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज यानी कि फैलाता है, जिसकी वजह से रेटिना पे हमें इमेज नहीं बन पाती, मतलब प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। लेकिन हम लोग कॉन्वेक्स मतलब उत्तल लेंस की प्रकृति हम लोग जानते हैं कि ये लाइट्स को एक जगह पे कन्वर्ज मतलब मिला देती हैं, तो रेटिना पे आसानी से इमेज मतलब प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस हमारा सही जवाब है। फिर क्या, राडार का पूर्ण रूप क्या है? तो पहले हम जानते हैं राडार क्या होता है। राडार का यूज गतिमान वस्तुओं जैसे जलयान, वायुयान, मोटर गाड़ी की दूरी, ऊंचाई, दिशा, चाल का पता दूर से ही लगा लेते हैं। यानी कि बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, दूर की वस्तुओं का पहले पता लगाते हैं, यानी कि डिटेक्ट करते, डिटेक्टिंग, और फिर उसकी सिचुएशन का पता करते हैं। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग।